हेलो एवरीवन, सो दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर वन पावर शेयरिंग। हमने प्रैक्टिकल रीजंस तक पढ़ लिया था, बेल्जियम में श्रीलंका की स्टोरीज पढ़ ली थी। अब हमको मोरल रीजंस और डेमोक्रेटिक, जिसको हम डेमोक्रेटिक रीजंस भी कहेंगे, हाउ पावर शेयरिंग इज इम्प्लाइड इन इंडिया एंड व्हाट आर देयर एग्जांपल्स, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें ये लास्ट पार्ट हो और इसमें हम इसको कंप्लीट कर सके, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मोरल रीजंस, यानी कि डेमोक्रेटिक रीजंस क्या है पावर शेयरिंग के, या फिर उसके एडवांटेजेस क्या है कि क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए, या व्हाई पावर शेयरिंग इज नीडेड इन अवर सोसाइटी, राइट? सो पावर शेयरिंग, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, इज द वेरी बेस एंड वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? विदाउट पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी इज ऑफ नो यूज एंड ऑफ नो वेल्थ, राइट? अगर डेमोक्रेसी का जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि इट इज ओनली अबाउट पीपल, कि कैसे लोग डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर पावर शेयरिंग ही नहीं होगी, सो हाउ विल इट सर्वाइव, राइट? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही गवर्नमेंट बाय पीपल है, इसलिए लोगों को पावर मिलना, उनसे पावर शेयर होना, इट्स वेरी मच नीडेड, राइट? एवरी कम्युनिटी एंड सिटीजन शुड हैव वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। पावर sorry people have the right to participate in governance, right? Like, all of us do participate in governance. We are not participating in directly but indirectly through the election, and we vote for the leaders who we want टू टेक डिसीजन फॉर अस, राइट? तो इस ऐसे ही हम इनडायरेक्टली वे में पावर शेयरिंग को सेलिब्रेट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। हम सब एक साथ जाके तो डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड विल क्रिएट अ ह्यूज नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दैट्स व्हाई वी indirectly, choose people for us so that they can take decision for all of us, right? Therefore power sharing is desirable not only for stability but also it is also morally right, है ना? So imagine a country where no one is asked their opinions, right? And a decision is just made and imposed on them, right? So it will create a huge conflicting situation that we all have seen in मल्टीपल टाइम्स इन हिस्ट्री, है ना? कि हमने हमेशा हिस्ट्री में देखा है कि कैसे पावर अक्यूमुलेट हो जाती है और सिर्फ लोगों के ओपिनियंस ना सुनते हुए उन पे डिसीजंस थोपे जाते हैं या उन पे इम्प्लाइड करे जाते हैं। शुरुआत में तो कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं हो पाता, पर धीमे धीमे रिसेंटमेंट इतना बढ़ जाता है कि लोग सड़क पे आ जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, जो हमने श्रीलंका के रीजन्स में भी देखा है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या है? वेरी सिंपल। इन इलेक्शन एवरी अडल्ट सिटीजन गेट्स वन वोट regardless of caste, religion, gender and wealth. This is also power sharing, right? कि यहाँ पे किसी को कोई पैरामीटर नहीं लगाया गया है ना? कि आप इतने लिटरेट होंगे तो ही आप वोट दे सकते हैं, या आपके पास इतनी सर्टेन वेल्थ होगी देन ओनली यू कैन वोट, है ना? या आपको स्पेसिफिक जेंडर होना चाहिए तो ही आप वोट दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सी, इलेक्शंस इज अ वेरी, यू नो, द मोस्ट, आई कैन से, इंक्लूसिव प्रोसेस ऑफ इंडिया, है ना? इसमें सबको इंक्लूड होता है, ठीक है? एंड इट्स मोस्ट ट्रांसपेरेंट एज वेल। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर इंडिया में पेपर्स होने लग जाए, सो आई गेस द ओनली टैलेंटेड पीपल कैन गेट थ्रू इट, है ना? लेकिन इलेक्शन इज ओनली थिंग दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन इंडिया, राइट? दिस रिफ्लेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग पॉलिटिकल पावर अमंग ऑल सिटीजन्स, ठीक है? तो इसके थ्रू सारे सिटीजन्स को उनकी पावर मिल जाती है। हमें लगता है हमारे पास पावर है नहीं, है ना? हमारे पास डायरेक्टली कोई पावर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली पावर का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी कांट हैव दिस टाइम कि हम सब जाके पार्लियामेंट में डिसीजंस लें अपने लिए, और कितने ही लोग पार्लियामेंट में बैठ पाएंगे एक साथ, है ना? तो इसलिए हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। द अल्टीमेट द अथॉरिटी लाइज विद अस ओनली, ठीक है? तो ये मॉरल रीजंस हो गया। अब है टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो कि हमने श्रीलंका के केस में देखा। टायरनी वर्ड्स ओनली मीन्स ऑप्रेसिव एंड अनफेयर रूल्स, कि जब रूल तो हो रहा है पर वो इतना ऑप्रेसिव हो गया है कि इट इज merely imposed on you, no matter what you feel, no matter it is doing good or bad with you, it is just imposed by an authority and you just need to ruled by it. So it it is not अ गुड थिंग, राइट? इससे मतलब ही नहीं कि वो फेयर है या अनफेयर है ना? जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल्स इम्पोज करती थी, हम पे हेवी टैक्सेस लगाती थी, तो उसको भी हम टायरनी ही कहेंगे, है ना? कि वैसा रूल हम पे लगाना जो हमारे फायदे के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो और टायरनी ऑफ मेजोरिटी को हम कैसे समझेंगे? कि क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर ग्रुप की ज्यादा है, इस बेसिस पे वो टायरनी रूल कर रहे हैं।
इस बेसिस पे नॉर्मल रूल भी हो तो भी खराबी है, क्योंकि इंक्लूसिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको इंक्लूड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो इट दे आर फ्रॉम माइनॉरिटी, राइट। हमारे पार्लियामेंट में हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द सीट्स आर फॉर मेजोरिटी पीपल, लाइक जो भी मेजोरिटी में जीतेगा उसको उतनी सीट्स मिल पाएंगे। बट सम सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटी पीपल। क्यों वो सीट्स रिजर्व करके गई है? इसलिए रखी गई है ताकि माइनॉरिटी भी पीछे ना रह जाए, क्योंकि किसी का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम है, इसका ये तो मतलब नहीं कि हम उनकी डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प नहीं लेंगे या उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे या उनके प्रॉब्लम्स नहीं सुनेंगे। तो ओनली बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कोई पर्टिकुलर ग्रुप अपनी अथॉरिटी ज्यादा दिखाने लग जाए, मेजोरिटी रूल करने लग जाए, सो देन वी विल कॉल इट एज टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो कि हमने श्रीलंका के केस में भी देखा कि कैसे वहां पे सिर्फ मेजो मतलब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे, क्योंकि हमारा नंबर ज़्यादा है, इसलिए हम तमिल्स के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट मेजोरिटी रूल, ठीक है। देखिए इसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं। वैसे तो डेमोक्रेसी में जो जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ वोट मिलेंगे वही जीतने वाला है ना। पर सर्टेन सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल, फॉर द ग्रुप्स दैट आर इन माइनॉरिटी इन इंडिया, राइट, ताकि वो भी पीछे ना रह जाए। और इंक्लूसिविटी इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, कि सबको इंक्लूड करा जा सके, वुमेन्स को भी। हम देखते हैं राज्यसभा में कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं फॉर which are filled by our executive, कि वहाँ पे भी सीट इसलिए रिजर्व करी जाती है ताकि एनीवन हु डू वेरी गुड इन देयर फील्ड, तो वो वहाँ पर आके अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। जैसे सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर थे, तो उन्होंने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होके हो गए हैं। उनको वहाँ पे इसलिए लाया गया है ताकि वो स्पोर्ट्स के लिए अच्छे डिसीजन में हेल्प कर सकें। ठीक है, हम देखते हैं जो भी हम देखते हैं ना कि हमारे बॉलीवुड एक्टर्स कुछ कुछ हम देखते हैं, कुछ तो इलेक्टेड होते हैं पर कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली। इवन मोर प्रिसाइज वर्ड इज दे आर चूजन, राइट, देयर सीट्स आर रिजर्व, इसीलिए उनकी सीट रिजर्व करी जाती है ताकि उनकी फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में जब डिसीजन की बारी आए तो उनकी स्पेशलाइज नॉलेज वहां पर यूज हो सके, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज मोर ऑफ इंक्लूसिविटी आइडिया रादर देन ओनली मेजोरिटी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमें स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना है, ठीक है, और इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, तो यहाँ पे सब पावर शेयरिंग के हमको सारे फेजेस दिखी जाते हैं, ठीक है। देखिए पहले पावर शेयरिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। पहले के टाइम में लोग को सिर्फ रूल करा जाता था विद द हेल्प ऑफ मनी एंड किंग्स, है ना। एक किंग रहता था, वो अपने जनता को रूल करता था। अब ये तो उस किंग पे डिपेंड करता है कि वो अशोका है, अकबर है, या फिर वो मतलब औरंगजेब बन गया है उस एरिया का, ठीक है। कि जिस राजा की जितनी अच्छी इंक्लूसिव पॉलिसीज होंगी उसकी जनता उतनी खुश रहेगी। अगर इनटॉलरेंस पॉलिसीज है औरंगजेब की तरह तो वहाँ की प्रजा उतनी ही नाराज रहेगी या नाखुश रहेगी, ठीक है। पर ऐसा पहले होता ही क्यों था, मतलब क्यों पावर शेयरिंग नहीं होती थी? क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि सर्वाइवल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। पहले नेचुरली डिजास्टर्स भी ज्यादा ही होते थे, लोग ज्यादा उनकी हेल्थ इश्यूज रहते थे, किसी बीमारी को कोई इलाज नहीं था, अटैक्स, फॉरेन अटैक्स बहुत होते थे इंडिया में, ठीक है। इंडिया एज अ स्टेट डेवलप नहीं हो पाया था, तो दे बिलीव कि अगर कोई हमसे थोड़ा टैक्स लेके हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, सो व्हाई नॉट, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट, राइट। फिर धीमे धीमे लोगों को लगने लगा है या बताया गया ऐसा कि द किंग इज द चूजन वन बाय द अल्टीमेट अथॉरिटी, बाय द अल्टीमेट गॉड। तो उन्हें लगा कि शायद भगवान ने ही इनको चूज करके भेजा है नीचे, इसलिए ही हम पे रूल कर रहे हैं। पर तो पहले के लोगों को ये लगता था कि द किंग्स आर चूजन वन फॉर द रूल, है ना, उन पे रूल करने के लिए उनको भगवान ने चूज करा है। उनका कंपैरिजन भी हमेशा अल्टीमेट अथॉरिटीज होता था। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ऑक्यूपेशंस बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, धीमे धीमे लोग एनलाइटेंड होने लगते हैं पढ़ पढ़ के, देन दे रियलाइज कि पावर शेयरिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट, है ना। तो धीमे धीमे मोनार्की से डेमोक्रेसी में शिफ्ट होता है और जो पावर अक्यूमुलेशन था ये भी पावर शेयरिंग में शिफ्ट होना स्टार्ट करता है। डेमोक्रेसी ने इस थिंग को चेंज कर दिया, जो भी हम लोग का मानना था। फिर सिटीजन्स को ये यकीन होने लग गया कि उनकी भी मतलब कुछ से होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, थ्रू द इलेक्शन, थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, है ना, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और मीडिया। दे ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। डिफरेंट ग्रुप व्यूज सबके को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबका इंक्लूजन होना चाहिए,
सो दैट केम विद द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, और इस तरह से ये पावर शेयरिंग का आइडिया सोसाइटी में इमर्ज होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया में कैसे पावर शेयर होता है, किन किन लेवल्स में। तो इसके मतलब मेजॉरली इसके दो ही टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इज समथिंग दैट लेवल आर सेम, है ना, नो वन इज अबव और लेस, तीनों सेम ही लेवल पे हैं, बट देयर एरिया ऑफ वर्क इज डिफरेंट, है ना, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे आते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों में से कोई भी ज्यादा ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं, तीनों सेम ही लेवल पे हैं, बट देयर एरिया ऑफ specialization is different. Legislature is for making laws. They include both the opposition and the ruling party. ठीक है, लेजिस्लेचर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आई डोंट नो व्हाई। लेजिस्लेचर में ऑपोजिशन भी आता है, ठीक है बच्चों, और जो रूलिंग पार्टी है वो भी आती है, क्योंकि विदाउट द ऑपोजिशन यू कैन टेक अ डिसीजन, है ना। वो इतना कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं पार्लियामेंट में कि आराम से कोई स्मूथली भी कोई लॉ नहीं लेकर आ जा सकता। तो उनकी भी पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करे जाते हैं, उनका भी से उसमें रखा जाता है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज द रूलिंग पार्टी ओनली, की उनका मेन काम होता है एग्जीक्यूटिव, है ना। प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव उसमें आएंगे, एग्जीक्यूटिव पार्ट में आएंगे, ठीक है। एंड देन जुडिशरी, की अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज में या फिर मेकिंग लॉज में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग के राइट्स ही लिए जा रहे हैं या गवर्नमेंट आउट ऑफ कंट्रोल होकर वर्क कर रही है, सो देन जुडिशरी कीप्स अ चेक ऑन इट, राइट। तो तीनों ही एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं, तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर जुडिशरी में किसी चीफ जस्टिस को हटाना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना है, या किसी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है, तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टेक्स द डिसीजन, राइट। उनकी भी बहुत मेजर से होता है इसमें, ठीक है। वैसे ही अपॉइंटमेंट में भी यही होता है। जुडिशरी ऑल्सो टेक डिसीजन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, है ना, एंड लेजिस्लेचर। तो तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, कि एक दूसरे की पावर पर चेक करना और तीनों की पावर को बैलेंस आउट करना, है ना, कि नो वन गेट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स इन द गवर्नमेंट, कि जिसको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल गई पावर, देन दे विल ओवर रूल, ठीक है। तो इस बैलेंस को ही हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। नो ऑर्गन गेट्स अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर इंडिया क्या है, पार्लियामेंट लॉज बनाती है, पार्लियामेंट इंक्लूड्स बोथ रूलिंग एंड द अपोजिशन, एंड अदर अदर पार्टीज एज वेल। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स देम, एंड सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन लॉज दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, की कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही नहीं है, सो दे कैन इजिली वायलेट इट एंड स्ट्राइक इट डाउन, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया शायद, कि अगर कोई लॉ वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई ऐसा लॉ हो जाए कि नाउ गवर्नमेंट कैन टेक योर प्रॉपर्टी विदाउट कंपेंसेशन, दे डोंट वांट टू कंपेंसेट विद दैट, तो ये तो गलत चला जाएगा, इट्स नॉट अ, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज गलत हो जाएगी। इसका बहुत अच्छा जो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूड करा है, जो अभी रिसेंटली 2017 में आया था, टोटल स्वामी जजमेंट। इसमें राइट टू प्रिवेसी को आर्टिकल 21 में इनकलकेट करा गया, और बताया गया सुप्रीम कोर्ट से कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, है ना। वी ऑल हैव द राइट टू प्राइवेसी टू enjoy our own company in a private space, and no government or government institution can take this right from all of us, ठीक है। तो ये ऐसे कई बार होता है कि जुडिशरी भी कुछ ऐसे प्रोविजंस लाके गवर्नमेंट की हेल्प कर देती है लॉ मेकिंग में। कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है हमारे यहाँ, कि जो जिसका काम है सिर्फ वही करेगा, ठीक है। वी कैन ईजिली कोऑपरेट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल शेयर, यानी कि लेवल वाइज शेयर, दैट हु इज द लेवल 1, हु इज द लेवल 2। तो सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट्स वर्क इन द सेंट्रल लेवल एट अ यूनियन लेवल, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, एंड लोकल गवर्नमेंट के स्टेट लेवल भी, स्टेट भी बहुत बड़े बड़े हैं, महाराष्ट्र, यूपी, है ना। तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ता है। किसके पास कौन सी पावर रहेगी, किसके पास कौन सी पावर नहीं रहेगी, इट इज गिवन इन शेड्यूल 7, ठीक है। इसमें लिस्ट दी रखी है, जिसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में बताया गया कि कौन सी पावर यूनियन के पास है, कौन सी स्टेट के पास है, एंड कंकरेंट लिस्ट भी, कि किसमें दोनों मिलकर साथ लॉज बना सकते हैं। सी इंडिया का जो पावर शेयरिंग सिस्टम है वो हेवीली सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। सेंटर की तरफ ज्यादा झुकाव है उसका थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम क्वासी फेडरल भी कहते हैं, कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है हम, क्योंकि स्टेट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट्स है उनको भी मतलब हटा के यूनियन वहाँ के लॉज बना सकती है, ठीक है।
सो डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट नीड्स, तो वहाँ पे अलग लॉज चाहिए, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। अब लोकली भी अलग अलग नीड्स है, तो वहाँ के लिए लोकल गवर्नमेंट है। और कोई भी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन या लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो लोकल लेवल पे ही आके, स्वच्छ भारत मिशन इज अ सेंट्रलाइज मिशन है ना, पर वो होगा तो लोकल ही लेवल पे, पार्लियामेंट के आसपास की तो साफ ही है, पर होगा तो वो गांव के लेवल पे ही जाके ना। तो हेयर कम्स द रोल ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल इन इंडिया, वही मैंने आपको जो बताया कि कौन सी लिस्ट में क्या दिया हुआ है, जैसे डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आर गिवन इन यूनियन लिस्ट एंड यूनियन गवर्नमेंट, की डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स हर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए एक ही है, यूनियन टेक द डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन। पुलिस एंड पब्लिक हेल्थ आर द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड सैनिटेशन और लोकल रोड्स जो हमारे यहाँ होती है, जो भी हम देखते हैं कि रोड खराब हो रही है, रोड बन रही है, वो म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत का काम रहता है। अगर आप सबने पंचायत सीरीज देखी है तो उसमें हमने देखा होगा कि गवर्नमेंट फंड नहीं आ रहा है तो रोड नहीं बन पा रही है, तो रोड के लिए लोग पंचायत से मांग कर रहे हैं कि रोड बन जानी चाहिए, एंड दे आर अगेन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट विद एमएलए, ठीक है। तो वो वाला चीज़ है कि पंचायत का ही यहाँ पे रोल होगा कि लोकल रोड्स कैसे बनेंगे, ठीक है। अब है सोशल ग्रुप्स। सी, हर किसी को पावर में शेयर करने के लिए गवर्नमेंट का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, बट दे प्ले अ ह्यूज रोल इन पावर, इन टेकिंग डिसीजन एंड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। जो रिलीजियस ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, अब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज कोई एक्सटेंट हो रही है या कोई मतलब इसका प्रोमिनेंस धीमे धीमे कम हो रहा है, तो उसके लिए लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को इंकलकेट करा जाएगा डिसीजन मेकिंग में। लैंग्वेज के जो भी सुप्रीम होंगे, लैंग्वेज की जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होंगे, उनको इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। एथनिक ग्रुप, सोशली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है ना, अभी जो अवार्ड सेरेमनीज चल रही हैं प्रेसिडेंट के से, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलफेयर स्कीम्स निकाली या काम करा अपने ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए, तो उनके लिए हमें उन ग्रुप्स की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ट्राइबल ग्रुप का डेवलपमेंट कैसा होगा, तो ट्राइबल ग्रुप को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनानी पड़ेंगी, जिसमें हम उनसे उनकी हेल्प लेके पता कर पाए कि क्या नीडेड है उनके डेवलपमेंट के लिए, और इसी ग्रुप में वुमेन्स भी आती हैं। देयर इज ऑल्सो वन थिंग हियर विच आई फॉरगेट टू इनकलकेट, दैट वाज एलजीबीटीक्यू, है ना। प्लीज आप जेंडर वाले कॉन्सेप्ट को मेन एंड वुमेन तक प्लीज लिमिट मत करिए। डू इंक्लूड द points of transgenders and LGBTQ. It will help you to fetch good marks and get a better understanding of this world, ठीक है। तो कोई एक ग्रुप डोमिनेट ना कर, जैसे हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, या हम ट्राइबल्स कल्चर को इतना प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी उन सोशल ग्रुप्स का भी इंक्लूड होना इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो सीट्स, जो कि बहुत बच्चों को तकलीफ होती है कि मैम वाई द सीट्स आर रिजर्व फॉर scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, because they are historically very, यू नो उनको हिस्टोरिकली बहुत परेशान करा गया है, हिस्टोरिकली उनसे उनका लाइवलीहुड छीनने की कोशिश करी गई है। आप अभी जिस घर में रहते हैं, कल को गवर्नमेंट आए घर ही हटा दे आपका, ठीक है, एंड नॉट प्रोवाइडिंग यू गुड कंपनसेशन, सो व्हाट विल यू डू। तो उनके साथ तो हमेशा से ये हो रहा है, उनका घर ही उनका फॉरेस्ट था, ठीक है, एंड विद द सेक ऑफ डेवलपमेंट वी क्लियर द फॉरेस्ट, और बिफोर अस द ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्लियर देयर फॉरेस्ट, एंड उनका कल्चर ही भी कुछ उनको एग्रीकल्चर में पुट कर देना। सो दे आर हिस्टोरिकली वेरी प्रेशराइज्ड, है ना, उनको बहुत परेशान करा गया। तो इसलिए उस सिस्टम को बैलेंस आउट करने के लिए जो उनके साथ गलत हुआ, वो इस वजह से वो बहुत पीछे रह गए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए हम उनको कुछ सपोर्ट देते हैं, ठीक है। उस इसीलिए हम उनको रिजर्वेशन देते हैं, और ये रिजर्वेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखें रिजर्वेशन देने के बाद भी अभी भी वो सीट्स पूरी तरह से फिल नहीं हो पाते, इसका मतलब है कि अभी भी वो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, अभी भी दे आर फेसिंग द कंफ्लिक्ट्स इन देयर लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आपको सोशल साइंस का स्टूडेंट होके इस बात पे कंफ्लिक्ट नहीं करना है, और इससे अच्छा तो ये होगा कि हम हेल्प कर सके उनकी, उनको इस सोसाइटी का पार्ट बनाने में, उनको भी इंक्लूसिव फील करवाने में, ठीक है। एंड हियर कम्स अ पार्ट ऑफ ट्रांसजेंडर एंड वुमेन्स एज वेल। रिसेंट एग्जाम्पल जो हमने देखा, नारी शक्ति वंदन, जो कि पास नहीं हो पाया विद सर्टेन थिंग्स, लेकिन उसका जो मेन प्रोविजन था वो यही था कि 1/3
सीट्स रिजर्व कर दी जाए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, क्योंकि ये देखा गया कि पंचायत और लोकल म्यूनसिपैलिटीज में जब सीट रिजर्वेशन हुआ वुमेन्स के लिए, सो देयर परफॉर्मेंस गॉट बेटर, है ना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसीलिए इसी थॉट के साथ इस एक्ट को भी लाया लाया जाने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया। आई होप ये जल्द से जल्द पास हो जाए, है ना, और इसके अच्छे रिजल्ट भी हम सबको मिल सके। वैसे ही कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर शेयरिंग प्रोसेस, जिसको हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। प्रेशर ग्रुप एज अ नेम सजेस्ट, इट क्रिएट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन फॉर देम, राइट। कि जैसे फार्मर ग्रुप, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था ना, सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप ओनली, कि फार्मर्स आर प्रेशराइजिंग ऑन गवर्नमेंट to take the decision that can benefit them, right। ऐसा डिसीजन ना ले जो उनके ही खिलाफ चला जाए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता ही है, जो डायरेक्टली इलेक्शन में पार्ट लेती हैं, डायरेक्टली पावर में अपना हिस्सा चाहती हैं, ताकि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उनकी सेवा कर सके, है ना। कोलिशन गवर्नमेंट भी हमें पता है कि कई बार क्या होता है कि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती, कोई एक पार्टी क्लियरली नहीं जीत पा रही होती है, सो 2 or 3 पार्टीज कोलैबोरेट विथ ईच अदर एंड ट्राई टू विन द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट और इन द लोकसभा, ठीक है। तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, और उसमें पावर शेयरिंग होती है। कुछ टाइम के लिए किसी एक पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है, कुछ टाइम के किसी एक पीरियड एक पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ये, पर अभी आपके लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत पहले होता था। अब ऐसा नहीं होता, क्लियर मेजोरिटी मिल जाती है पार्टीज को, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स वही है जो कि इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नमेंट डिसीजन को, जैसे ट्रेड यूनियंस, है ना, कि बिजनेसमैन के यूनियंस बन जाना, ट्रेड यूनियंस बन जाना, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स बन जाना, है इन्वायरमेंटल ग्रुप्स, एनजीओ बन जाना, जो कि ऐसे डिसीजन या ऐसे लॉज को प्रोटेस्ट करते हैं जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स मिलके क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि वो ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले ले या लॉ ना लेकर आ जाए जो उनके खिलाफ चला जाए। इसमें एक और प्रोविजन आता है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, की अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर कोई लॉ आना चाहिए एंड यू वांट दैट, है ना, तो आप कैसे गवर्नमेंट तक बात पहुंचाओगे? सो थ्रू द विद द हेल्प ऑफ पीआईएल, जो हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो करेक्ट एग्जांपल वही फार्मर ऑर्गेनाइजेशन वाला हमने देखा। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स अरावली रेंज में जो अभी सब कुछ वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उसके लिए कितने सारे एनजीओ आ गया है। एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की, कहीं अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो बिजनेस एसोसिएशन क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट पे टू कट द टैक्स रेट, ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स वाला पार्ट हो गया। सिर्फ पावर शेयर गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता है, सोसाइटी में और भी लेवल्स हैं जिनकी पावर शेयर होती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी टू रन स्मूथली, ठीक है। तो बस यही था इसका पार्ट। इसमें एक कार्टून बचा है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सो हियर इट इज मिस्टर पुतिन, है ना, रशिया के लीडर। और ये एक ऐसा पिक्चर है जहाँ पे हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक ऐसा कार्ट है, एक ऐसा हॉर्स है जिसको कंट्रोल करने की ज्यादा कोशिश करी जा रही है, बहुत ज्यादा उसको पुल करा जा रहा है, उसको कंट्रोल करा जा रहा है। पर जितना कंट्रोल करेंगे हॉर्स का रिसेंटमेंट उतना बढ़ेगा। एंड जब हॉर्स का रिसेंटमेंट बढ़ता है तो वो बहुत तेज भागता है और लोगों को गिराते हुए भागता है ना। तो वैसे ही कुछ है कि इट रेजेस कंसर्न अबाउट डेमोक्रेसी एंड पावर बिकम टू सेंट्रलाइज, ठीक है। ये बस आपके रेफरेंसेस के लिए दिया रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये पिक्चर पेपर में आ जाएगा और आपको बताना पड़ेगा क्या इसका मतलब है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर बस इस चैप्टर से हम एक लेसन ले सकते हैं, डेमोक्रेसी वर्क बेस्ट व्हेन पावर इज शेयर्ड, नॉट कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन और इंस्टीट्यूशन, एंड नॉट फॉर ओनली अ कंट्री बट फॉर द वर्ल्ड, फॉर अ फैमिली, फॉर अ इंस्टीट्यूशन, फॉर एनी प्राइवेट कॉर्पोरेशन एंड फॉर एनी स्कूल, है ना। अगर आपके क्लास में भी पावर एक्यूमुलेट हो जाएगी, कोई एक इंसान सारे डिसीजन लेगा, आपके फैमिली में भी कोई ओनर या फिर हेड ऑफ द फैमिली सिर्फ डिसीजंस लेंगे, तो बाकी लोग इंक्लूसिव नहीं फील कर पाएंगे, ठीक है। उनको इंक्लूडेड फील नहीं होगा, है ना, तो उनमें रिसेंटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी अपने आसपास, अपने बड़े लेवल पे तो नहीं, एटलीस्ट अपनी फैमिली लेवल पे ही डेमोक्रेसी को ला सके, है ना, कि जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है तो सारे फैमिली मेंबर्स का ओपिनियन सुना जाए, सारे फैमिली मेंबर्स की बात समझी जाए, और फिर कोई डिसीजन लिया जाए, ठीक है। तो इस पार्ट को यही एंड करते हैं।